रिंग में आदमी ने बस अपनी जैकेट उतारी ही थी कि सामने वाला ताकतवर पहलवान यह देखकर अचानक घमंड छोड़कर डर से कांप उठा। उसने तुरंत रेफरी से कहा, आई सरेंडर, मैं यहाँ ऐसे ही मरना नहीं चाहता। इस तरह जैक बिना लड़े ही जीत गया। वह सीधे पैसे लेकर बाहर निकल आया। बाहर एक गैम्बलर जिसने पैसा गंवाया था हिसाब चुकाने के लिए जैक के पास आया। अचानक एक खंजर उसके शरीर में धंस गया, लेकिन जैक की एक्सप्रेशनलेस फेस देखकर वो गैम्बलर डर के मारे पीछे हट गया, मानो कोई इनविजिबल प्रेशर उसे दबा रहा हो। जैक ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह सीधे कार की डिक्की से बैंडेजेस निकालने लगा। इसी समय एक औरत फ्रैंकी वहाँ आ पहुंची। उसका रेस्तरां अक्सर गुंडों की धमकियों का शिकार होता था। उसने जैक से कहा कि वह उसे $10,000 प्रति माह पर सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहती है, लेकिन जैक खंजर निकालते हुए ठंडी आवाज में बोला, नॉट इंटरेस्टेड। फ्रैंकी ने फिर भी अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। शायद जैक कभी सोच ले। असल में जैक एक वक्त का वर्ल्ड फाइटिंग चैंपियन था, लेकिन एक मैच में जीत जाने के बावजूद उसने गुस्से में अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। उस हादसे के बाद जैक की जिंदगी जैसे खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी कार ट्रेन की ट्रैक्स के किनारे रोक दी, सब खत्म कर देना चाहता था। जब ट्रेन पास आई, सस्पेंस वहीं पर रुक गया। कुछ वक्त बाद जैक फ्रैंकी के रेस्टोरेंट पहुंचा। इस जगह का नाम था ग्लास आइलैंड, जहां झगड़े और मारपीट आम थे। पुलिस को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ पहले भी सिक्योरिटी गार्ड्स रहे, रिटायर्ड मरीन्स, बट कोई भी 2 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। जैक ने जैसे ही काम शुरू किया, उसी दिन कुछ गुंडे बार में हंगामा करने आ पहुंचे। वे चीजें तोड़ फोड़ रहे थे। जैक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसने वेटर को जाने को कहा और फिर गुंडों से बोला, चलो बाहर बात करते हैं, लेकिन गुंडों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। जैक ने उनकी बाइक्स की ओर इशारा किया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हारी हैं, राइट? बस इतना कहकर उसने उन्हें बाहर बुलाया। बाहर खड़े होकर जैक ने चेतावनी दी, उम्मीद है तुम लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है, वरना आज के बाद बहुत खर्चा करना पड़ेगा। जैक अब भी चाहता था कि वे शांत होकर चले जाएं, लेकिन जवाब में उसे मिला, सिर्फ दफा हो जाओ। और फिर बस 2 मिनट। सारे गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे, लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही रात वही गुंडे बदला लेने लौटे। इस बार उन्होंने अपनी गाड़ी उल्टी दौड़ाते हुए एक आदमी अपनी वाइफ के साथ कार साफ करने में हेल्प कर रहा था। तभी उसकी नजर पीछे फ्लोर पर पड़े एक नोट पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा तो वह एक होटल रूम टिकट था। ये देखकर जैक के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। शादी के बाद से वह और उसकी वाइफ कभी किसी होटल में नहीं गए थे, लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब उसने देखा कि कार का ऑडोमीटर 10,000 किलोमीटर ज्यादा दिखा रहा है और चाबी के गुच्छे में एक एक्स्ट्रा चाबी भी थी। अपनी शंकाओं की जांच करने के लिए जैक उसी होटल पहुंचा। उसने चाबी डाली और वह सब कुछ देखा जो वह अनुमान नहीं कर सकता था। दिन का समय होने की वजह से उसकी वाइफ वहां नहीं थी, लेकिन कमरे की हालत कुछ कह रही थी। बिस्तर पर फैली चीजें कुछ छुपा रही थी। तभी जैक की नजर बेड पर पड़े एक फोटो एल्बम पर गई। उस एल्बम में उसकी वाइफ की प्राइवेट लाइफ की तस्वीरें थीं, जो उसे बिल्कुल असामान्य लगी। यहाँ तक कि एक आदमी की तस्वीर भी थी। जैक का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लिफ्ट में बैठा और घर लौटा, इस बार सच्चाई सामने लाने के लिए। इसी बीच उसकी वाइफ घर से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। जैक ने देखा कि कुछ असामान्य चीजें घर में हो रही थी। उसने तुरंत स्थिति संभाली और अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसके बाद जैक ने ठान लिया, अब वह अपनी वाइफ की हर चाल और परिस्थितियों पर नजर रखेगा। यही शुरुआत थी जैक की हाई इंटेलिजेंस और प्लानिंग की कहानी। जैक का नेचर इंट्रोवर्ट था। वह बहुत एक्सप्रेसिव नहीं था। आर्थिक मंदी के चलते उसने अपनी नौकरी खो दी थी। खाली समय में वह किताबें पढ़कर खुद को बिजी रखता। उसकी वाइफ एक फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर थी। जॉब जाने के बाद सोसाइटी के लोग भी जैक को अलग नजर से देखने लगे थे। समय के साथ उनकी लाइफस्टाइल्स बिल्कुल बदल गईं। जैक सीधा साधा और बचत करने वाला आदमी था, जबकि उसकी वाइफ बेहद खर्चीली थी। उसी दिन वाइफ अपने असिस्टेंट के साथ मिलने वाली थी। जब रिसेप्शन से कॉल आया तो उसने रिसेप्शनिस्ट से कहला भेजा कि जैक को वापस भेज दें, लेकिन जैक पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। नर्वस होकर उसने दरवाजा खोला और खुद को संभालते हुए बोली कि वह असिस्टेंट के साथ पेपर वर्क ऑर्गेनाइज कर रही थी। फिर उसने दोनों का इंट्रोडक्शन